हेलो हेलो बच्चों, आज आपके सामने मैं सर्कुलेटरी सिस्टम लाया हूं और सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको बस बने रहना है, सुनते रहना। आपको मैं एकदम मक्खन की तरह एकदम आपको याद करा दूंगा। बस आप बने रहिए, सुनते रहिए ये सिस्टम। और यकीन मानिए, आप जब ये वीडियो पूरा सुन लेंगे तो ये वीडियो आपको पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे से याद हो जाएगा। आपको फिर किताब खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप डायरेक्ट एग्जाम में लिख के आइएगा। तो स्टार्ट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब पहले देखते हैं सबसे पहले चीज़ क्या है, नीड फॉर सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है। एक बोरिंग तरीका है पढ़ाने का, हम बस आपको जिसमें बता दें कि सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे पहला काम है डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करना, न्यूट्रिएंट्स को इधर से उधर ले जाना। रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम करना है ऑक्सीजन को अंदर लेना, CO2 को बाहर निकालना। और तीसरा काम क्या है, एक्सक्रीशन का। तो आप जो यूरिन पास करते हो, जो टॉयलेट करके आते हो, जब बोलते नहीं हो कि मैं आए कम गो टू टॉयलेट सर, तो वो भी क्या है, आप एक्सक्रीशन वाला काम करने जा रहे हो। और फिर चौथा काम क्या है, हार्मोन्स का। हार्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह से लेके जाना। लेकिन ये तो अभी मैंने बताया, ये बोरिंग तरीका है पढ़ने का। इंटरेस्टिंग तरीका क्या है, इंटरेस्टिंग तरीका इसको ऐसे है कि फंक्शन क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो अपने बॉडी में आप छेद देखो कितने कहाँ पे हैं। सबसे पहला छेद कौन सा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए आपके लिए क्या बनाया गया है, नाक बनाया गया है। नाक से क्या करते हो, नाक से तो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं। कोई है जो CO2 अंदर ले रहा है और ऑक्सीजन बाहर निकाल रहा है? अरे तब फिर आप प्लांट हो, तब इंसान नहीं हो। तो ये हो गए आपके सबसे पहला फंक्शन। तो आप बस छेद आपके बॉडी में अगर आप ये जान सकते हैं कि आपके कौन कौन से छेद हैं, तो आप उससे फिर ये बता सकते हैं आपका फंक्शन क्या क्या है। तो सबसे पहला क्या हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम से आप अंदर ऑक्सीजन लोगे, CO2 बाहर निकालोगे। फिर उसके बाद दूसरा छेद क्या, आपका माउथ है। माउथ से क्या होगा, माउथ से खाना अंदर लोगे। खाने में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है। न्यूट्रिएंट कहाँ जाएगा, आपके पेट में जाएगा। पेट में जाके फिर वो पूरी बॉडी में जाता है। तो उसको कौन ले जाएगा, उसको सर्कुलेटरी सिस्टम ले जाएगा। उसके बाद तीसरे छेद पर आते हैं, जो आप बहुत छुपाते हैं और छुपाना भी चाहिए। और तीसरे छेद में क्या होता है, तीसरे छेद में आप यूरिन पास करते हैं। तीसरे छेद में आप यूरिन पास करते हैं, तो वो यूरिन आपके कौन से सिस्टम से एसोसिएटेड है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम से एसोसिएटेड है। तो ये हुआ ना इंटरेस्टिंग पढ़ाने का तरीका। तो आप इस यूट्यूब चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए इसी तरीके से इंटरेस्टिंग पढ़ाने के तरीकों से, और आपको किताब की कोई ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। चौथा कौन सा होगा, हार्मोन्स, ब्लड और लिम्फ। हार्मोन्स, ब्लड और लिम्फ जो है आपके बॉडी में जो प्रोड्यूस होता है, वो एक जगह से जाता है दूसरी जगह से, किसकी मदद से, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हार्मोन्स जो है, हार्मोन्स होता क्या है, अब आप पूछोगे हार्मोन्स करता क्या है। अरे हार्मोन्स को आप बस यहाँ पे आप याद रखिए, आपने थायराइड का नाम सुना होगा, डायबिटीज़ का नाम सुना होगा। तो ये किस कारण से होता है, हार्मोन नहीं होते, हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं। तो उन्हीं हार्मोन्स को जो प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का काम कौन करेगा, उसका काम करेगा ये सर्कुलेटरी सिस्टम। तो है ना मज़ेदार सिस्टम। तो बने रहिए इस सिस्टम में और देखते रहिए। तो अब आपको सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसे ही तो नहीं बना है। सर्कुलेटरी सिस्टम में चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें जाएंगी। तो अगर एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें जाएंगी, तो वो कौन सी चीज़ जाएंगी, उसके अंदर का फ्लूइड जाएगा। ठीक है, तो फ्लूइड क्या होगा, फ्लूइड कौन कौन से होते हैं। तो एक बोरिंग तरीका है पढ़ाने का, मैं आपको बता दूं कि ब्लड, लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। ब्लड, टिश्यू फ्लूइड, लिम्फ, ये तीन चीज़ें होती हैं जो सर्कुलेट होती हैं। तो ये बोरिंग तरीका है पढ़ने का। तो अगर आपको इस तरीके से पढ़ना है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मत आइए। अगर आपको पढ़ना है, इसको अच्छे तरीके से याद करना है, तो उसके लिए आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, एक छोटा सा निमोनिक याद रखना है। अरे बॉटल के अंदर क्या रखते हो, फ्लूइड ही तो रखते हो। बॉटल में क्या होता है, पानी होता है। पानी क्या है, फ्लूइड ही तो है। तो बॉटल हो गया, तो बॉटल को अगर आप एक्सपैंड करोगे तो B से ब्लड हो जाएगा, T से टिश्यू फ्लूइड हो जाएगा, और L से क्या होगा, लिम्फ होगा। तो 3 हो गए ना याद करने तरीके। बॉटल बॉटल बॉटल, अगर आपसे पूछे कोई, अगर टीचर पूछे कि हमारी बॉडी में कौन कौन से फ्लूइड हैं, तो आप उसको बोलिए हमारे बॉडी में बॉटल है। बॉटल बोले तो B से ब्लड, T से टिश्यू फ्लूइड और L से लिम्फ। तो अब आप ये पूछेंगे कि ये ब्लड क्या होता है। अरे अब ऐसी बातें मत करो। ब्लड क्या, कभी आज तक कभी कहीं चोट नहीं लगी, ऐसा कोई बच्चा है जिसके चोट नहीं लगी है? तो जब कहीं चोट लगती है तो क्या होता है, आपके अंदर लाल लाल जो निकलता है वो क्या है, वही तो ब्लड है। टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड क्या होता है, अरे एक सेल के और दूसरे सेल के बीच में जो फ्लूइड होता है उसे हम क्या बोल देंगे, उसको हम टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। और अब लिम्फ, लिम्फ क्या होता है, लिम्फ वो फ्लूइड है जो आपके अंदर स्प्लीन में मिलेगा और टॉन्सिल में मिलेगा। ये स्प्लीन और टॉन्सिल कहाँ होता है, तो स्प्लीन एक पत्तेदार ऑर्गन की तरह है, जहाँ कहाँ पे मिलेगा, पेट में मिलेगा, पेट के पीछे मिलेगा। तो ये जो पत्तेदार ऑर्गन है, उसमें
जो फ्लूइड मिलेगा वो क्या होगा, लिम्फ होगा। और जो टॉन्सिल्स होंगे, टॉन्सिल्स कहाँ होते हैं, आपने सुना है ना, कई सारे बच्चे जो हैं स्कूल नहीं जाना चाहते हैं तो वो क्या लिखते हैं, आज मुझको टॉन्सिल हो गया था। वो टॉन्सिल में होता क्या है, टॉन्सिल में उनके यहाँ पर सूज जाता है, वहाँ पे वो टॉन्सिल जो है वो सूज जाती है। तो यही जो ऑर्गन है उसके अंदर जो फ्लूइड मिलेगा उसी को तो हम लिम्फ बोलते हैं, ठीक है। तो आइए अब जानते हैं नॉन सर्कुलेटरी फ्लूइड्स के बारे में। तो सर्कुलेटरी फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे बॉडी में सर्कुलेट कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे भी फ्लूइड्स हैं जो सर्कुलेट नहीं करते, वो कौन से हैं, वो सिनोवियल फ्लूइड हैं। अरे आप एक घुटना देख रहे हैं, इस घुटने के अंदर भी अगर आप खोल के देखेंगे, घुटना का खोला और देखने लगे तो उसमें देखेंगे क्या होगा, अंदर फ्लूइड भरा रहता है। तभी तो जब इसमें जो हड्डी है ऊपर की और नीचे की जो हड्डी है ये आपस में ऐसे से रगड़ रगड़ के ख़त्म हो जाएगी अगर इसके बीच में कोई फ्लूइड नहीं होगा। तो इसीलिए इन यहाँ पे इस घुटने के बीच में फ्लूइड्स होते हैं। तो इन फ्लूइड्स को क्या बोलते हैं, सिनोवियल फ्लूइड्स होते हैं। जो आपके दादाजी होते हैं वो बोलेंगे अगर मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है तो उनको जाके बोल देना कि आपके सिनोवियल फ्लूइड्स कम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने ये जाना कि एक सिनोवियल फ्लूइड्स हैं, तो ये हमेशा यहीं बना रहेगा। ये सर्कुलेट कर रहा है क्या कहीं बॉडी में, नहीं नहीं। ये अगर आप बचपन में यहाँ पे पैदा हो गए हैं, यहाँ पे अगर सिनोवियल फ्लूइड है तो मरते दम तक सिनोवियल फ्लूइड यहीं रहेगा। तो ये सर्कुलेट किया क्या, बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए नॉन सर्कुलेटरी फ्लूइड्स हम किसको करते हैं, सिनोवियल फ्लूइड्स को इंक्लूड करते हैं। अब आते हैं विट्रियस ह्यूमर। नो विट्रियस ह्यूमर क्या है, कौन सा ह्यूमर है, ये कैसा ह्यूमर है। अरे ये कोई कॉमेडी नहीं है, कोई ह्यूमर नहीं है। ये विट्रियस ह्यूमर एक फ्लूइड का नाम बोल दिया। जब आप आँख लेते हैं, आँख के जो पीछे का पोर्शन होता है उसमें कुछ फ्लूइड होता है, तो वो फ्लूइड भी जो है वो बना रहेगा आपकी ज़िंदगी भर। तो वही सी को हम क्या बोलते हैं, विट्रियस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर। अब आते हैं, पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड के बारे में। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड में सबसे पहला ब्लड प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, नेवर स्टेशनरी। ब्लड कभी रुकता नहीं, थमता नहीं, बस चलता ही चलता है। अगर सोचो, अगर आपका ब्लड अगर थम जाता तो आप तो मिट्टी हो जाते, आप तो रॉकमैन हो जाते। तो इसलिए फ्लूइड जो आपका ब्लड है वो कभी रुकता नहीं है, कभी थमता नहीं है। तो इसलिए ब्लड क्या है, नेवर स्टेशनरी। ब्लड कभी स्टेशनरी, ब्लड कभी थमता नहीं, रुकता नहीं, इसलिए कभी भी स्टेशनरी नहीं होता है, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है, अब कलर के बारे में अगर मुझको बताना पड़ा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप ये जानिए, जो ब्लड का कलर है वो तो आपने देखा ही होगा, जब चोट लगती है तो कैसा निकलता है, लाल लाल निकलता है ना। अब जो लाल लाल निकलता है वही तो ब्लड का कलर हो गया। लेकिन अब आप पूछेंगे लाल कलर आता कहाँ से है, तो आप ये याद रखिए कि ब्लड में जो है सबसे ज़्यादा क्या है, ब्लड में सबसे ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स हैं। तो रेड ब्लड सेल्स खुद चीख चीख के कह रहा है मैं सबसे ज़्यादा हूँ तो मैं ही तो कलर दूंगा। ऐसा थोड़ी होता है कि जो सबसे छोटा हो वो कलर देगा, ऐसा कभी सुना है क्या, नहीं। जो सबसे ज़्यादा है ब्लड में वही तो ब्लड को कलर देगा। तो रेड ब्लड सेल जो है वो सबसे ज़्यादा है। अब रेड ब्लड सेल सबसे ज़्यादा है तो वही कलर देगा, तो उसी का कलर आपको दिखता है जब खून ब्लीडिंग होती है। नहीं तो ब्लड के में सिर्फ रेड ब्लड सेल तो नहीं है, और भी कुछ बहुत कुछ हैं। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा कि रेड ब्लड जो आपका खून जो निकलता है उसमें सिर्फ रेड ब्लड सेल नहीं है, उसमें और भी ब्लड सेल्स हैं। लेकिन उसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा, मैं बाद में बताऊंगा, बने रहिए बस। लेकिन आपने जब देखा होगा जनरली जो आपका ब्लड जब कट जाता है, यहाँ पे हाथ में कटिंग हो जाती है, तो आपका जब अभी ब्लड में आपने ये देखा होगा कि आपका जो वेन्स हैं, यहाँ पे जो देख रहे हैं वेन्स जो पतले पतले धागे निकलते हैं जो आपके बॉडी के ऊपर में होते हैं। जब आप देखते हैं ना, जो बॉडी बिल्डर दिखाते हैं कि अरे मेरी बॉडी देखो, और उसमें ऊपर से कोई वेन्स जा रही होती हैं, तो देख के बड़ा अच्छा लगता होगा आप लोगों को। तो वो वेन्स का जो आप कलर देखते होंगे तो वो डार्क ब्लूइश कलर होता है। तो इसलिए जो आप उसको अंदर से, जब आप अंदर जाके वहाँ से ब्लड डायरेक्ट निकाल के देखेंगे तो उसका कलर कैसा होगा, उसका कलर होगा कैसा, डार्क रेडिश होता है, ठीक है। लेकिन वही अगर आप आर्टरी में ब्लड देखेंगे उसका कलर कैसा होगा। जब आप हार्ट यहाँ पे पल्स लेते हैं, जब आप यहाँ पे छूते हैं, तो आप आर्टरी को छूते हैं तो उसमें धम्म धम्म जो आवाज़ आती है वो क्या है, वो आर्टरी है। तो वो जो आर्टरी है उसमें जो धम धम आवाज़ आ रही है उसका कलर कैसा होगा, वो उसमें जब आप ब्लड निकाल के देखेंगे तो उसका ब्राइट रेड होता है। ऐसा क्यों, वही ब्लड है, वही ब्लड आर्टरी में जा रहा है, वही ब्लड वेन में भी जा रहा है, तो ब्लड का कलर कैसे बदल जा रहा है। ब्लड का कलर इसलिए बदल जा रहा है क्योंकि एक चीज का अंतर है, बस एक चीज का, वो क्या है, वो है ऑक्सीजन। जो आपका आर्टरी है उसमें ऑक्सीजन होता है, तो जो ऑक्सीजन होता है तो आरबीसी खुश हो जाती हैं, और खुश हो जाती हैं तो क्या देती हैं, ब्राइट रेड कलर देती हैं। लेकिन जो
वेन होता है, उसमें ब्लड दुखी है। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो इसलिए उनका कलर कैसा रहेगा? डार्क रेड कलर होगा। ठीक है। अब ब्लड आपकी बॉडी में कितना लीटर होता है वह पूछा जाता है ना, कि आप ब्लड आपसे जब आपने देखा होगा कि जब ब्लड निकलवाने जाओ तो काफ़ी लोग पहले चिल्लाने लगते हैं, अरे मेरे अंदर तो खून ही नहीं है, मेरे अंदर तो खून ही नहीं है, हम नहीं ब्लड दे पाएंगे, हम नहीं ब्लड दे पाएंगे। बहुत लोगों को सुना होगा। तो जानते हैं हमारे अंदर कितना ब्लड होता है? हमारे अंदर कुल 6 लीटर ब्लड होता है। 6 लीटर कितना होता है आप तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जिनके घर में दूध आता है तो दूध लेते हैं, वो तो समझते हैं वो 1 लीटर दूध देता होगा। तो जो 1 लीटर वाला जो उसका पूरा वो मग्गा है, वही अगर 6 बार अगर आप देखो तो उसी उतना ही खून हमारे शरीर में है। कुछ समझ में आ रहा है कितना ज़्यादा ब्लड है हमारे शरीर में? अब उसमें से अगर आधा लीटर निकाल भी लिया तो क्या शरीर को पता चलेगा? तभी तो हम ब्लड डोनेशन करते हैं, लेकिन कोई देना खून नहीं चाहता, क्योंकि सबसे पहले यही कहता है कि हमारे अंदर खून नहीं है। अरे भाई, खून नहीं होते तो तुम यहाँ पे अभी चल नहीं रहे होते, गिर जाते। ठीक है। तो इसलिए हमेशा याद रखिए कि हमारे अंदर कितना ब्लड होता है। हमारे अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। अब आते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड की पढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ ब्लड, 2 फंक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या क्या? ब्लड को देखिए, ब्लड का जो फंक्शन है हम उसको 2 हेडिंग्स में पढ़ते हैं। वो क्या क्या है? एक ट्रांसपोर्ट फंक्शन है। ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना, उसे हम ट्रांसपोर्ट फंक्शन कहते हैं। मतलब अरे हमने अभी तो पढ़ाया था ब्लड का काम है, ब्लड एक सर्कुलेटरी फ्लूइड है, सर्कुलेशन का काम ही होता है एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। तो ब्लड यहाँ क्या काम करेगा? ब्लड यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें ले जा रहा है तो सर्कुलेशन का काम करेगा ना। और दूसरा काम क्या है? प्रोटेक्शन करने का, हमारे आप को बचाने का, अपने आप को बचाने का। तो वो काम जो है प्रोटेक्शन का, वो कौन करेगा? ब्लड करेगा। ठीक है। तो इसलिए 2 मेन हेडिंग याद रखिए। ब्लड को याद करने का क्या है? ब्लड का 2 फंक्शन होता है। क्या क्या? कोई पूछे एग्जाम में अगर आए, देखिए बोर्ड एग्जाम में क्या होता है? बोर्ड एग्जाम में आपको हेडिंग बनानी होती है। जितना हेडिंग बनाएंगे उसके अंदर जितना लिखेंगे उतना नंबर मिलेगा। तो पहले आप ब्रॉड हेडिंग याद रख लीजिए। सबसे पहला क्या है? ट्रांसपोर्ट फंक्शन। उसका दूसरा फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन फंक्शन। ठीक है। ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड, ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड में क्या आपको कैसे याद रखना है? जो हमने नीड फॉर ट्रांसपोर्ट इनसाइड दी बॉडी पढ़ाया था जब हम चैप्टर की शुरुआत कर रहे थे, वही वहाँ पर जो आपने पढ़ा है वही आपको यहाँ पर चिपका देना है। ठीक है। तो वहाँ पर सबसे पहला चीज़ हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको नाक के छेद के बारे में बताया था। जो नाक का छेद है उसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन अंदर जाता है, CO2 बाहर निकलता है। तो वही यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट के हेडिंग में सबसे पहला फंक्शन आपका यही हो गया। दूसरा क्या हो गया? डाइजेशन का। डाइजेशन क्या होता है? अरे जो आप खाना खाते हैं, जब खाना खाते हैं तो उसमें क्या होता है? उसमें तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जब वो पेट में जाते हैं, पेट में क्या होता है? आपकी जो अंतड़ियाँ होती हैं वहाँ से वो जो अंतड़ियाँ होती हैं वहाँ से वो क्या होता है? वहाँ से वो जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें वो खाना एब्जॉर्ब हो जाता है, और वही खाना फिर पूरे शरीर में जाता है, और सेल जो कोने कोने शरीर में बैठा हुआ है उसको खाना मिल जाता है। नहीं तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? जो खाना आप मुंह से खा रहे हो और फिर सुबह निकाल दे रहे हो, वो खाना आपके जो एड़ी या पैर है या जो आपका सर है वहाँ तक खाना कैसे पहुँच रहा है? ऐसा तो है नहीं जो आप मुंह से खाना खा रहे हो वो खाना फिर सर में जा रहा है। वो खाना आपके पेट में जाता है। पेट में क्या करता है? उस खाने में से जो जो जरूरी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल लेता है। जैसे आप जो जरूरी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें वो निकाल लेता है। अब जो वो जरूरी अच्छी अच्छी चीज़ें जब निकाल लिया, फिर वो क्या करेगा? फिर वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। तभी तो आपके ऊपर सबसे जो बैठा कोई भी सेल होगा उसको भी खाना मिल जाता है। नहीं तो अगर ऐसा सोचो, अगर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता तो उसको खाना कैसे मिलता? मतलब फिर आप मुंह से खाओ, फिर खाना, फिर आपका तो यहाँ खाना फिर यहाँ से जाना चाहिए था, फिर पूरे शरीर से आपका फिर खाना निकल रहा है। फिर सुबह पूरी शरीर की सफाई चल रही, सर्कुलेशन में से पूरा खाना निकाला जा रहा है। ऐसा तो नहीं होता है। आप पूरे सुबह से ऊपर सुबह खाते हो, उसके बाद रात में खाते हो, फिर सुबह निकाल देते हो। तो वो जो खाना जो निकला है, जो उस खाने में जो अंदर न्यूट्रिएंट्स था, वो पूरे शरीर में कैसे पहुंचेगा? वो पूरे शरीर में पहुंचेगा सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से। ठीक है। अब तीसरे फंक्शन की तरफ आते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ना एक्सक्रीशन में क्या होता है? हमने बताया था तो तीसरा छेद है वो किससे एसोसिएटेड है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। ना एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होगा? आप यूरिन बाहर निकालते हो। यूरिन में क्या होता है? आपके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो बॉडी में बने होते हैं। वो कहाँ बनते हैं? वो किडनी छानता है। तो किडनी में जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरिन बाहर निकाल दे रहा है।
तो यही तो फंक्शन है ब्लड का यहाँ पर भी। हमने इसीलिए बोला था जो ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड है उसका फंक्शन जो है, आप उसको तीन चीज़ याद रखो, 3 छेद अगर आपको याद है तो आपको ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड का फंक्शन याद हो जाएगा 3। और चौथा आपको बस अलग से याद रखना है, वो कौन कौन सा है, हार्मोन्स वाला। ठीक है, हार्मोन्स हो गया। हार्मोन्स क्या होता है, हार्मोन्स जो है एंजाइम की तरह होता है। ठीक है, बस आपको याद रखो, एंजाइम सुने होंगे, तो एंजाइम जो सुने हो वही चीज़ है, बॉडी में हार्मोन्स होते हैं। लेकिन अंतर क्या होता है कि वो एक जगह प्रोड्यूस होते हैं और वो फिर दूसरी जगह में भी यूज़ हो जाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि डायबिटीज़ किसी को हो जाता है, आपने मम्मी पापा किसी को भी तो डायबिटीज़ होगा, तो उनसे पूछना कि डायबिटीज़ कैसे होता है, क्या होता है। डायबिटीज़ में होता क्या है कि जो हमारा पेट होता है, पेट में पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज जो होता है उससे, तुम आवाज़ मत करो। तो चौथी चीज़ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, हार्मोन्स। बस आपको यही याद रखना है कि हार्मोन्स जो है वो एक जगह से प्रोड्यूस होगा और फिर दूसरी जगह जाएगा। तो किसकी मदद से जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो मान लो यहाँ पे आपका पैंक्रियाज है, वो क्या निकाल रहा है, वो इंसुलिन निकाल रहा है। इंसुलिन क्या होगा, वो ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाएगा, फिर वो इंसुलिन कहाँ जाएगा, पूरे बॉडी में जाएगा। ठीक है, डायबिटीज़ में यही तो होता है, जो आपका इंसुलिन है वही कम बन रहा होता है। जब वही कम बनेगा तो ब्लड सर्कुलेशन में भी कम जाएगा और जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पर भी कम जाएगा, तो इसलिए डायबिटीज़ हो जाएगा। अब आते हैं पांचवा फंक्शन, बॉडी हीट। बॉडी हीट में भी इसका रोल होता है। चौथा फंक्शन क्या है, हार्मोन्स। हार्मोन्स का क्या होता है, हार्मोन्स जो है हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो एक जगह से रिलीज होते हैं। देखो कुछ कुछ इंडोक्राइन ऑर्गन है, ठीक है, जहाँ जहाँ से ये हार्मोन्स निकलते हैं। बस आपको अभी इतना याद रखना है, हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं, इंडोक्राइन ऑर्गन है। इंडोक्राइन ऑर्गन कहीं कहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा इंसुलिन हो गया, इंसुलिन कहाँ होता है, हमारे पेट में यहाँ पर होता है। ठीक है, अब जो होता क्या है, इंसुलिन जब वहाँ से निकलता है वो ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, तो वो किसके माध्यम से जा रहा है, जो वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है वो किसके माध्यम से जा रहा है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से जा रहा है। तो इसलिए जो हार्मोन्स हो गया वो सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। और पांचवा और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, बॉडी हीट। जब हम बॉडी हीट किसी के बारे में सुनते हैं तो आपने सुना होगा बॉडी हीट का मतलब क्या, अरे अंदर कितनी गर्माहट है। बॉडी हीट का तो मतलब यही हुआ ना, कितनी गर्माहट है। अगर आपका बॉडी टेम्परेचर 104 है तो हम ये नहीं कहते कि 104 बॉडी टेम्परेचर जो है आपका सिर का है, पैर का है, कहीं, क्योंकि कहीं भी नापो बॉडी टेम्परेचर आपका उतना ही आएगा। क्यों, क्योंकि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, कहीं भी हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर देगा। इसीलिए कभी भी अगर बुखार लिखा जाता है, ये नहीं लिखा जाता कि भाई इनका जो सर है वो 104 डिग्री सेल्सियस से लेंगे, इनका पेट है वो 98 डिग्री सेल्सियस है। और अगर ऐसा होता है तो आप उस जानबूझ के बदमाशी कर रहे हो, आप अपना इस्त्री करके अपना गर्म करते हो, उसके बाद दिखाना चाहते हो कि हमें बुखार है और बीमार है, हम स्कूल नहीं जाएंगे। लेकिन ये ट्रिक पुरानी है, अगर आपके में से कोई भी आसपास जानने वाला है डॉक्टर है तो वो जो तुरंत जान जाएगा आप बेईमानी कर रहे हो। क्यों, क्योंकि जो ब्लड होता है उसमें सर्कुलेशन होता रहता है, वो हमेशा एक जगह से दूसरे जगह ब्लड वो बॉडी हीट सर्कुलेट करता रहेगा। इसलिए जब आप इस्त्री से जो कपड़ा आप गर्म करोगे अपने सिर में, तो जो गर्माहट पैदा होगी, बॉडी में अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम लगा हुआ है, वो तुरंत वहाँ वो गर्माहट पूरे बॉडी में लेके चला जाएगा। और पूरी बॉडी में जब वो लेके चला जाएगा, आप सोच रहे हो वो गर्म रहेगा तो बस कुछ ही सेकंड के लिए या कुछ ही मिनट के लिए गर्म रहेगा, उसके बाद वो पूरी बॉडी में चला जाएगा, फिर आपका वो पोर्शन जो है ठंडा हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए जो जानता हो। तो इसलिए ये जानिए, बॉडी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वही आपका बॉडी हीट एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। अब आते हैं दूसरी तरफ, प्रोटेक्शन। ना प्रोटेक्शन का काम क्या होता है, बॉडी फ्लूइड जो है ये काम क्या करता है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का प्रोटेक्शन कैसे करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम प्रोटेक्शन भी करता है, हाँ बिल्कुल करता है। कैसे करता है, क्लॉट बनाता है। क्लॉट कैसे बनाते हैं, प्रोटेक्शन कैसे होता है। अरे पहली बात आप सुनो, कहीं भी अगर ये आपका खून बह रहा है, अगर मैंने यहाँ पे कट हो गया, यहाँ पे किसी तरीके का कोई कट हो गया, तो हवा में आपके तो बहुत तरह के जीवाणु हैं, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपको परेशान कर सकते हैं, खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, वो अंदर घुस जाएंगे ऐसे डायरेक्ट। तो बॉडी क्या करता है, तो उसके घुसने को रोकने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, दरवाज़ा बना दो। दरवाज़ा बना दो तो कैसे, दरवाज़ा बनने से कैसे रुक जाएंगे। अरे यहाँ पे दरवाज़ा बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, बस जैसे ही यहाँ पे कहीं भी कट हो तुरंत क्लॉटिंग हो जानी चाहिए। इसलिए जैसे ही ब्लड क्लॉट बनता है तो जो बाहर के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बाहर के हमारे अंदर जो नुकसान पहुँचाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो अंदर नहीं जा पाएंगे।
जब वो अंदर नहीं जा पाएंगे, वो बाहर रह जाएंगे। अब जब वो बाहर रह जाएंगे तो हमको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो यहाँ पे क्लॉट बनना क्या हुआ, क्लॉट जो बन रहा है उससे फ़ायदा क्या हुआ, बॉडी को प्रोटेक्शन मिली, बॉडी अपने आप को बचा पाया। ठीक है। अब ब्लड का दूसरा काम कैसे है, ब्लड और भी तरीके से बचाता है अपने आप को। मान लो जो कोई बहुत ही तेज छाड़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, वो बहुत ही चालाक माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, वो जैसे यहाँ कट हुआ तुरंत घुस गया। अब उनका क्या करें, अब वो तो घुस गया है अंदर, उससे कैसे बचा जाए। तो उससे बचने का तरीका है कि हमारे अंदर भी WBC बैठा हुआ है। WBC क्या है उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, बस इतना जान लीजिए कि ये काम क्या करेगा। ये जो आपके अंदर जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं उनसे ये लड़ने के लिए तैयार बैठा रहता है। तो जैसे ही कोई देखेगा अरे ये तो यहाँ हमारा ऑर्गेनिज्म है ही नहीं, ये हमारे सेल के अंदर हमारे वो शरीर का है ही नहीं, तुरंत पहचान जाएगा अरे ये तो बाहरी है। तो जब भी बाहरी, अगर आप अपने घर में अगर किसी बाहरी को देखोगे और कोई चोरी करने आया, आपको मालूम है कि नुकसान पहुंचाएगा, तो उसको क्या करोगे, मार के भगा दोगे ना। वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर ये मार के भगा देगा। तो इसलिए जो भी कट होने के बाद गलती से भी अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर घुस गया तो ऐसा नहीं है वो अंदर बहुत आसानी से रह पाएगा, क्योंकि वहाँ पे उसका स्वागत करने के लिए सलमान खान खड़े हैं, नहीं WBC खड़े हैं। WBC खड़े हैं और उसको वो खा जाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। तो ये क्या चीज़ है, अरे सुनो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके यहाँ पे कट हो गया था अंदर घुस गया और फिर उसके बाद वो बच भी गया। होता है ना कभी कभी सलमान भाई से भी पिक्चर की शुरुआत में जो विलेन है वो बच जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेंगे, वो जहर बनाएंगे अपने अंदर से, अपने शरीर में से, जैसे जहर लिक्विड का होता है ना। आप देखते हो कि जो पिक्चर में दिखा देते हैं अरे इस कप में या इस गिलास में जहर था, उसमें जो पानी था वो जहर था। वैसे ही जो हमारे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस जाते हैं उसके अंदर जो वो खतरनाक क्यों है, क्योंकि वो भी जहरीले हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जहर निकालते हैं अपने अंदर से। तो जहर जो निकालते हैं उसको क्या बोल देंगे, क्योंकि वो हमारे लिए टॉक्सिक है। टॉक्सिक का मतलब क्या होना, नुकसानदेह होना, खतरनाक होना, हमें नुकसान पहुंचाने वाला होना। तो वो जो टॉक्सिन है वो क्या होगा, वो हमारे बॉडी में निकलेगा तो हमारी बॉडी में वो हमको नुकसान पहुंचाएगा। तो लेकिन हमारा बॉडी तब भी बहुत चालाक है, वो क्या करेगा, वो एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा। वो क्या करेगा, बोलेगा अच्छा तो तुम टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहे हो। WBC बैठा देख रहा, अच्छा यार ये जो फ्लूइड आया है तो हमारे शरीर का तो है नहीं। ऐसा एक काम करो, अपने शरीर से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करो, एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस करो। ये क्या करेगा, ये जो जहरीले पदार्थ आ रहा है इसको खा जाएगा, इसको भी खा जाएगा। फिर जहरीला ऑर्गेनिज्म अंदर होते हुए भी हमको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ठीक है। फिर से समझो पूरी बात, जो हमारे अंदर जहरीले ऑर्गेनिज्म जो हैं वो चले गए और कुछ बच भी गए। ठीक है। अब कुछ बच गए, उनको बेचारा हमारे सलमान खान बूढ़े हो रहे हैं, नहीं मार पाए उतना। ठीक है। तो वो क्या हुआ, जो वो बच गए हैं वो अपने अंदर से जहरीले पदार्थ निकालेंगे, जहर निकालेंगे। तो हमारा शरीर बहुत चालाक है, वो जानता है कि अच्छा ये जहर आ रहा है, ढूंढो अच्छा कहाँ से जहर आ रहा है। तो वो बॉडी से तरह तरह के एंटीटॉक्सिन बनाता है, टॉक्सिन एंटीटॉक्सिन। ठीक है। या इसी को एंटीबॉडीज भी बोल सकते हो, दोनों चीज़ें सेम हैं। ठीक है। तो टॉक्सिन निकला, उसके लिए हमने क्या निकाला, एंटीटॉक्सिन निकाला। तो वो क्या करेगा, ये एंटीटॉक्सिन जैसे आपने पुरानी पिक्चरें देखते होगे या पुरानी जो महाभारत देखे होगे ना, उसमें हवा में तीर जाती है, एक दूसरे को मार देती है, वो फिर बिजली की कड़क होती है। वैसे ही यहाँ पे है टॉक्सिन और एंटीटॉक्सिन। जो टॉक्सिन निकला है उसको एंटीटॉक्सिन मार देगा। अब दोनों वहीं पर ख़त्म हो जाएंगे। जब वहीं पर ख़त्म हो जाएंगे तो शरीर को नुकसान नहीं होगा और शरीर आपका बच जाएगा। तो अब ब्लड के बारे में अगर इतनी बात हो रही है तो ब्लड के बारे में जान भी लिया जाए। आपका ब्लड अब एक्चुअल में बनता है किस चीज़ों से है। ब्लड आपके बारे में अभी हमने बताया, ब्लड कई चीज़ों से बनता है ना। तो जब हम ब्लड को पढ़ते हैं तो ब्लड को हम डिवाइड करते हैं दो इंपॉर्टेंट चीज़ों में। वो क्या क्या, एक तो ब्लड का जो है वो ब्लड आपको फ्लूइड फॉर्म में दिखता है ना। ब्लड आपको हमेशा दिखता है कि अरे पानी की तरह निकल रहा है। तो जो पानी वाला पोर्शन है हम उसको क्या बोलते हैं, उसको प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है। और जो उसमें सॉलिड चीज़ें होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे, या कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड बोलेंगे। तो जो पानी है वो क्या है, वो प्लाज्मा है। तो जो पानी वाला पोर्शन है, वो जो प्लाज्मा है वो किस कलर का होगा, तो आप वो उसका कलर देखेंगे तो वो कैसा कलर होता है, लाइट येलो कलर होता है, हल्का सा पीला कलर का होगा। ठीक है। तो जो लाइट येलो कलर होता है,
तो प्लाज्मा आपका कैसा होता है? प्लाज्मा आपका लाइट येलो कलर का होता है, कुछ इस तरह की कलर का। जो ब्लड है आपका, वो जो लिक्विड पोर्शन है वो प्लाज्मा हो गया। और प्लाज्मा वो कौन से कलर का होता है? लाइट येलो कलर का होता है। उसमें कितना परसेंट वाटर होगा? 91% वाटर होगा। मतलब जो हमारा जो लिक्विड पोर्शन है उसमें ज़्यादातर पानी का बना होगा। हाँ भाई हाँ, तभी तो कहते हैं जब आपको चक्कर वक्कर आने लगता है, जब बॉडी में फ्लूइड की कमी होने लगती है, तो इसीलिए तो बोला जाता है पानी पियो। ऐसे ही नहीं पानी पिलाया जा रहा है, क्योंकि जो ब्लड का प्लाज्मा है, प्लाज्मा का जो 91% है वो पानी से ही बना है। ठीक है, अब बाकी उसमें क्या होगा? बाकी उसमें 7% जो है प्रोटीन होता है, 7% प्रोटीन उसमें मिलेगा। प्रोटीन जो होगा, जो वही खाते हो आप लोग अपना बॉडी बनाने के लिए। आपने देखा होगा ना, जो बड़े बड़े एथलीट्स होते हैं बोलते हैं प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ। मुर्गा खाओ किस लिए? प्रोटीन के लिए खाओ। तो वो आपके जो प्लाज्मा है वो उसका कितना भाग होगा? वो 7% होगा। ठीक है, और अभी तो मैंने आपको ब्लड चखवाया था ना, तो ब्लड जब चखवाया तो हमने क्या बोला था कि वो तो नमकीन होता है। और जो नमकीन ब्लड होता है वो हमारे प्लाज्मा में कुछ होगा तभी ना नमकीन आ रहा है। वो क्या क्या है बताया था उस समय? सोडियम क्लोराइड याद कराया था, सोडियम क्लोराइड मिला होगा। और एक और चीज़ होगी, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट है जो उसको नमकीन कलर देगा। तो इसलिए जो 1% ऑफ प्लाज्मा जो होगा वो उसमें क्या होगा? सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। और प्लाज्मा, अब प्लाज्मा को भी अगर उसको और सिंप्लीफाई किया जाए, प्लाज्मा को और सिंप्लीफाई किया जाए तो वो क्या है? वो आपका सुपरफास्ट ट्रेन की तरह है। उसमें क्योंकि दो SF हैं, सुपरफास्ट से S से क्या हो गया? सीरम, प्लस F से क्या होगा? फिब्रिनोजन। तो इसलिए प्लाज्मा में दो चीज़ें होती हैं, क्या क्या? सीरम और फिब्रिनोजन। ठीक है, तो अगर आपको याद करना है तो सुपरफास्ट ट्रेन याद। प्लाज्मा क्या है? सुपरफास्ट ट्रेन। क्यों? प्लाज्मा में S होता है तो सीरम हो गया और F हो गया फिब्रिनोजन। प्लाज्मा इज इक्वल टू सीरम प्लस फिब्रिनोजन, याद रहेगा। अब आते हैं जो उसमें सेलुलर एलिमेंट्स हैं। सेलुलर एलिमेंट्स में क्या हो गया? अरे सेलुलर एलिमेंट्स हमने जब बताया शुरुआत में कि जो ब्लड को लाल कलर आता है वो किससे आता है? वो RBC से आता है। RBC क्या है? रेड ब्लड सेल, सेल है ना। तो जो ब्लड में जो सेल वाले पोर्शन है वो भी सिर्फ रेड ब्लड सेल तो है नहीं, और भी हैं, सब कलर के बेसिस पे बताए गए हैं। रेड ब्लड सेल हो गया, वाइट ब्लड सेल हो गया और ब्लड प्लेटलेट्स हो गया। तो ये 3 चीज़ें हो गई जो आपकी सेलुलर वाली चीज़ें हैं जो आपके ब्लड में मिलती हैं। लेकिन अब देखो बायोलॉजी वालों का काम क्या होता है? सीधी सिंपल चीज़ को भी कॉम्प्लिकेट कर देना। तो जो RBC है उसका एक और बढ़िया सा एक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स, RBC को इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इसलिए कहीं अगर बोर्ड में एग्जाम में आ जाए कि इरिथ्रोसाइट्स का फंक्शन लिखिए तो घबरा मत जाइएगा, वो RBC का ही पूछ रहा है। ठीक है, इरिथ्रो वर्ड कहीं भी आपको आज के बाद अगर सुनने को मिले, अगर इरिथ्रो वर्ड आपको कहीं भी सुनने को मिल रहा है तो आप ये समझिए वो क्या है? वो लाल कलर के बारे में बातें हो रही हैं। लेकिन जो इरिथ्रोसाइट्स हैं वो सिर्फ वो लाल कलर की हो गई, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो सफ़ेद कलर की हैं। तो वो कौन सी हैं? वो WBC हैं। तभी तो उनको वाइट ब्लड सेल बोला जा रहा है। वाइट ब्लड सेल जो बोला जा रहा है वो सफ़ेद कलर की हैं। वो उनको दूसरा नाम हम क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स। और फिर जो आपका प्लेटलेट है, प्लेटलेट क्या काम क्या है? आपके खून, अभी हमने बात की थी ना, यहाँ पे जब कट हो जाता है तो वहाँ पे खून का थक्का जम जाता है, जिससे फिर बाहर के ऑर्गेनिज्म अंदर नहीं जा पाते और अंदर का ब्लड है बाहर नहीं आ पाएगा। तो ये काम किस तरह कर रहा है? एक दरवाजे की तरह काम कर रहा है ना। तो ये कौन बनाएगा? ये ब्लड प्लेटलेट बनाएगा। तो ब्लड प्लेटलेट जो है वो क्या होगा? उसको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ब्लड प्लेटलेट को भी हम लोग क्या, अगर कॉम्प्लेक्स भाषा में बोला जाए तो थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स भाषा का इस्तेमाल हम अभी नहीं करेंगे। बस आपको इतना जानना है कि इसको ये भी बोला जाता है कि अगर एग्ज़ाम में आ गया तो फिर क्या लिखोगे। तो इसलिए आप ये जानो कि RBC को हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, WBC को हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है? जो ब्लड है आपके उस 2 चीज़ों से बना हुआ है। क्या क्या? पहला ब्लड प्लाज्मा हो गया, दूसरा क्या हो गया? आपका सेल्स हो गया। प्लाज्मा में जो है आपका क्या मिलेगा? आपको लिक्विड मिलेगा। ठीक है,
वो कितना % होता है, क्या होता है, उसको भी आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो क्या है, प्लाज्मा लिक्विड पोर्शन है वो कैसा होता है, एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन का मतलब क्या है, अरे आपने बाथरूम में देखा होगा एसिड यूज करते हैं ना बाथरूम साफ करने के लिए, उसका उल्टा एल्कलाइन हो गया। ठीक है, तो जो आपका खून है वो एल्कलाइन है। ठीक है, तो इसलिए ये याद रखिए कि आपका जो ब्लड है वो एल्कलाइन होता है और लाइट येलो कलर्ड होता है, याद दिखाया था आपको स्वेटर से, और 91% वाटर होता है इसमें। जो आप किचन में वाटर पीने जाते हो तो वो क्या है, वो आपका 91% प्लाज्मा का बनाता है। 7% क्या होगा उसमें, 7% आपका प्रोटीन होगा, जो आप बॉडी बिल्डिंग करते रहते हो, आप जिम जाते हो ना, सब करते रहते हो, उससे वो क्या है 7% प्रोटीन उसी में उधर ही चला जाता है। ठीक है, 7% उसका जो पार्ट है वो प्रोटीन ब्लड में, जो आपका ब्लड प्लाज्मा है उसमें 7% प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, और जब आप चखते हो, जब खून को चखोगे, वैम्पायर जो खून को चखेंगे उनको कैसा मिलेगा, उनको सॉल्टिश मिलेगा, तो उसमें वो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और प्लाज्मा क्या होता है, सुपर फास्ट ट्रेन की तरह होता है, S फॉर सीरम, F फॉर फिब्रिनोजन, तो प्लाज्मा इज इक्वल टू सीरम प्लस फिब्रिनोजन। अब आते हैं वापस सेल वाले एलिमेंट में, तो RBC, WBC, ब्लड प्लेटलेट्स। तो ये चीज़ें अब आपको क्लियर होंगी कि हमारा ब्लड एक्चुअल में किन किन चीज़ों से बनता है।